तो हेलो दोस्तों, नया एपिसोड में स्वागत है सबका। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर पुष्पिन पटेल जी, जो कि भाजपा शहडोल के जिला महामंत्री हैं और सरस्वती सेतु मंदिर के ग्राम भारती में जिला सचिव भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ये छोटे से एपिसोड में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्नी के बारे में, कि कैसे वो जर्नी पे आए अपने राजनीतिक जर्नी में। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कैसे स्टार्ट हुआ ये राजनीति जर्नी आपके करियर में। धन्यवाद सबसे पहले आपके ब्रॉडकास्ट का। आपने व्यक्तिगत विषयों के साथ में क्षेत्र के विषयों को लेकर आपने चर्चा के विषय के लिए आपने आमंत्रित किया। मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजनीति में जब पदार्पण हुआ तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं राजनीति में इस प्रकार से पदार्पण होगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं बचपन से वो चीजें होती और उस समय महसूस नहीं होती। मैं जब मेरी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर आखेटपुर में हुई और मैं सभी क्लासों में क्लास मॉनिटर हुआ करता था। और जब 5th क्लास में था तो उस समय में पूरे स्कूल का प्रेसिडेंट था। इसके बाद शिशु मंदिर व्यवहारी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, तो उस दौरान भी लगातार क्लास मॉनिटर होने का प्रयास मेरा सदैव रहता था। और हम 10 किलोमीटर दूर आखेटपुर से डेली प्रतिदिन विद्यालय आते थे साइकिल चलाकर। और ऋषि संतोष पटेल जी की हमारी गाड़ी थी, तो उन्होंने शिक्षा अध्ययन में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। तो उस समय भी जज्बा था कि जिस स्थान में है उस स्थान को हमें लीड करना चाहिए। और उसके बाद मेरी शिक्षा दीक्षा कोटा में हुई। कोटा में मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की, जेई की, ये ट्रिपल की तैयारी की, जेई की। और उसके बाद मैंने उस समय पीटी दिया, ये ट्रिपल दिया, दोनों मेरा सिलेक्शन हुआ। और इंजीनियरिंग जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो मुझे पसंदीदा हमेशा रहा है कि मैं सिविल ब्रांच से मैं इंजीनियरिंग करूं। अच्छा। और मेरी पसंदीदा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग हुई। तो राजनीतिक शुरुआत तो वहीं से महसूस हुआ। मैं तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन जब मैं हॉस्टल में गया जबलपुर में, तो वहां पर हॉस्टल में हर एक ब्लॉक बने हुए थे, अलग अलग ब्लॉक थे। और ब्लॉक में सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के सभी हमारे सर साथ में रहा करते थे। मैं जब फाइनल ईयर पहुंचा तो अपने हॉस्टल का मैं प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। हमारे आगाज इवेंट हुए थे, तो उसमें बड़ी भूमिका रही। क्लास में बड़ी भूमिका रही, क्लास के रूप में। तो वो जो अंदर से एक राजनीतिक स्टार्टिंग से ही था जो एक आपके अंदर जुनून होता है। हाँ। आप जिस स्थान पे काम कर रहे हैं उस स्थान को आप बेहतर साबित करने की आप कोशिश करते हैं, उनके मुद्दों को आप उठाते हैं। जी। आपने बताया कि स्कूल में भी मॉनिटर थे। बिल्कुल जी। और उसके बाद मैं एमटेक करने गया, मेरी पढ़ाई पूरी हुई। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे हमेशा लगता था कि मैं सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी में कर सकता हूँ। और सिलेक्शन भी हुआ फॉरेस्ट विभाग में। अच्छा। लेकिन जो मेरी आकांक्षा और अपेक्षा रही है कि मैं समाज के लिए काम करूं, क्षेत्र के लिए काम करूं, तो क्या और ऐसा माध्यम कुछ हो सकता है, या शिक्षा का बेहतर उपयोग क्या अन्य जगह में, क्षेत्र में हो सकता है। तो कई महीनों के मंथन के बाद यह विषय आया कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी जिस प्रकार से 2017-18 में संख्या लगातार बढ़ रही थी, इंजीनियर, डॉक्टर, तो वो जो भागीदारी थी और उसे समाज में व्यापक परिवर्तन लगातार आ रहा था। तो मुझे महसूस हुआ कि शिक्षा का सबसे बेहतर उपयोग समाज के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हो सकता है। और वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई और मैं काम करना प्रारंभ किया। जैसे कि आपने बताया कि आप स्टार्टिंग से ही सोचते थे
मॉनिटर वगैरह थे, राजनीति की चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही थी आपको। बट ये चीज जब पहली बार घर वालों को पता चली तो उनका क्या रिएक्शन था कि सडनली राजनीति में आना, क्योंकि उनको तो पता नहीं था पहले से कि इसका मन है फिर और कुछ, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि? जब घर वालों को पता चले कि बेटा राजनीतिक क्षेत्र में जा चुका है, अच्छा। और सही मायने में 2018 के विधानसभा में हम्म। उस समय राजनीतिक शुरुआत हुई। अच्छा। और उसके 2-4 महीने लगातार मैंने पार्टी में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में मेरी वहीं से शुरुआत हुई, बिना किसी दायित्व के। तो हर परिवार चाहता है कि मेरे बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस अधिकारी बने, बड़े पदों पे पहुंचे। और कहीं ना कहीं एक समाज में भ्रांतियां हैं कि बलिदान हो तो पड़ोसी का बेटा हो, हमारा बेटा तो। लेकिन किसी न किसी बेटे को तो समाज क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। यदि हर परिवार इसी प्रकार सोचेंगे तो यह संभव नहीं है कि समाज और क्षेत्र को कैसे आगे लाया जाए, उनकी समस्याओं को कैसे आगे किया जाए, हल कैसे समस्याएं हल हो। तो मैंने विजन तय किया और माता पिता को मैंने समझाया, परिवार को मैंने आग्रह किया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है हमारे, खासकर हमारे जिस एरिया पे हम जिस जगह से आते हैं वहाँ घर वालों को समझाना, बताना कि हमें ये प्रोफेशन में जाना है। क्योंकि हमारे इधर यही है कि बना दिया गया ऐसा कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए, फिर बाकी चीजें सेकंड प्रायोरिटी में। तो चूंकि तो रहा होगा। परिवार जो है, परिवार को हम समझा नहीं सकते, हम आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि जिनसे हमारा जीवन आगे बढ़ा है तो उनकी हमारी चिंता होती, फिक्र होती है कि आज ये चीजें अच्छी लग सकती हैं एक अल्पकालीन समय के लिए, लेकिन उन्होंने वो दौर देखा है अपने 50, 55, 60 वर्षों में, उन्होंने दौर देखा है कि जीवन में किस प्रकार कठिन परिस्थितियां होती हैं। तो उन्होंने वो आग्रह विषय किया कि कुछ और कार्य कर सकते हो। तो मैंने बहुत विनम्रता से आग्रह किया कि शिक्षा का बेहतर उपयोग समाज क्षेत्र के लिए, और आपकी जो चिंता वास्तविकता है कि जीवन यापन कैसे होगा, उसका मैंने विकल्प की चिंता की हुई है। मैंने उनको पूरा ब्रीफ किया कि मेरा जीवन ऐसे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी चिंता की कि जीवन में आगे चलने के लिए धन की भी जरूरत होती है, हमारी एक समय सीमा है, उसमें आगे जर्नी आपको ही तय करनी है। तो उस विषय पर भी मैंने बहुत विनम्रता के साथ विषय रखा और स्वीकार्यता हुई। और सबसे बड़ी बात, जब समाज और राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हैं तो यदि परिवार का सपोर्ट आपके पास में है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और उसी परिवार में हमारे बड़े भाई श्री दीपक पटेल जी, श्री पटवारी हैं, छोटा भाई हमारा विवेक पटेल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी छोटी बहन आरती पटेल है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और पिताजी हमारे शिक्षक हैं। माता जी हैं मिसेज हमारी, वो भी शिक्षिका है सिमराइज मऊ में। इतने बड़े परिवार का सपोर्ट इतना अच्छा मिलना, और मैं जो भी आगे बढ़ पाया तो परिवार के सपोर्ट के कारण राजनीतिक क्षेत्र में लगातार काम करने का, क्योंकि राजनीति समयदान है। यदि आप जितना समय देंगे राजनीति में, उतना आप क्षेत्र के लिए काम करेंगे, उतना आपके लिए समाज चिंतन करेंगे। तो समाज के चिंतन करने का विषय है, तो परिवार ने पूरा संबल दिया, परिवार ने पूरा सहयोग दिया, और परिवार ने सदैव चिंता की, भोजन की चिंता की, आप कहां पर भी कैसे हैं, कहां रुके हैं, कैसे क्या भोजन हुआ। तो जैसे हम एक बेटी की चिंता करते कि 7 बजे के बाद हमारी बेटियां घर हो, वैसे भी हमारे पिताजी ने चिंता की कि 7 बजे के बाद बेटा हमारा कहां है। और यदि ये भाव समाज में आ जाए कि हम बेटे की चिंता तो करते हैं कि बेटी हमारी कहां है, यदि यही चिंता हम समाज में करें कि बेटा हमारा 7 बजे के बाद कहां जा रहा, कहां उठ रहा, कहां बैठ रहा, क्या कर रहा है, तो समाज से बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, और समाज एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना होगी। जैसे आप राजनीतिक में गए, आपको कैसा ऐसा क्यों लगा कि भाजपा जनता पार्टी ही आपके लिए सही है? और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो ऐसा क्या कि इसी पे जाना है? देखिए, जब हमें कोई कार्य करना होता है
तो उस कार्य में जब तक आप विश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्म मंथन नहीं करेंगे तो सफलता मुश्किल है। मैंने सभी पार्टियों के विषय में, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अन्य दल जो हैं, उन सभी दलों के बारे में विचार किया और मुझे अंतोगत यदि राष्ट्र निर्माण की भूमिका में यदि कोई ऐसी पार्टी है जो देश को कम समय में एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे ले जा सकती है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 है। 12 महीने, 30 दिन, 24 घंटे समाज के लिए काम करती है। चूंकि आज मुझे महसूस हो रहा है, मैं कार्य कर रहा हूं, तो लगातार हमारे कार्यक्रम समाज चिंतन के बारे में लगातार पार्टी विचार करती है। हमारे देश के बड़े बड़े मुद्दे जिन्होंने अपने विजन में, अपने एजेंडे में तय किया और समय सीमा भी तय की। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वप्रथम परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। आप इसका आंकड़ा उठाकर देखिए। कहते हैं उस देश, कोई भी देश विकसित तभी हो सकता है जब उस देश में सड़कों का मायाजाल होगा। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 75% सड़कें पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बनी हुई है और 60 वर्षों में 25% सड़कें बनी हैं। आप कल्पना करिए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाया और हर एक गांव को शहर से जोड़ने का काम किया, चाहे बेटा बेटी हमारे स्कूल जाए। जैसा हमने संघर्ष देखा, उस समय पर हम हमारे मंटोला से अखेटपुर के लिए बड़े बड़े बोल्डर हुआ करते थे, लेकिन जब ये इस योजना का शुभारंभ हुआ तो उस योजना के बाद पक्की सड़कें, माया जाल बिछा। हमारे किसी भाई के रोजगार में जाना हो, बेटा बेटी के स्कूल जाना हो, या हमें बाजार आना हो, या किसी भी कार्य के लिए रिश्तेदारी, परिवार नाते कहीं भी जाना हो, जब तक हमें हमारी सड़क की सुगमता नहीं होगी तब तक किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। जैसे धारा 370, केवल भारतीय जनता पार्टी ने तय किया इस देश में एक विधान, दो विधान नहीं चलेगा, एक विधान, और इस देश में एक निशान, केवल तिरंगा होगा, उसके हम सब नीचे होंगे। उस सिद्धांत पे इस पार्टी ने काम किया और काम करते हुए धारा 370 को हटाया। राम मंदिर जैसे मुद्दे को, प्रभु श्री राम हमारे आधार आराध्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भव्य राम मंदिर बनकर पूरे देश में साक्ष्य बना हुआ है। हम केवल सलूशन चाहते हैं, हम हल चाहते हैं, देश का हम विकास चाहते हैं। हमारे सभी का, चाहे महाकालेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, वाराणसी के हमारे मंदिर हो, बनारस की, सभी मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो या कौशल विकास के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में इसका कार्य हो रहा है। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया। जैसे कि आपने बताया कि राम मंदिर बना, बहुत सारे ऐसे नेताएं हैं जो, जिनकी ये राय रहती है कि उसकी जगह हॉस्पिटल, स्कूल बनाए होते, वो बनाए होते तो और लोगों को भी प्रॉफिट होता। तो उसमें आपको क्या कहना है कि उनकी बातों पे? प्रभु श्री राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। ये वही दल सवाल उठाते हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की आराध्य को आराध्य नहीं माना। उन्होंने तो शपथ पत्र जब सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके साक्ष्य, प्रभु श्री राम के साक्ष्य आज पूरे देश में है। एक छोटा उदाहरण, प्रभु श्री राम हमारे यहाँ सीतामढ़ी भी, हमारा मंडल सीधी है, अमझोर के पास में, गंधिया स्थान पर प्रभु श्री राम का एक रात्रि विश्राम है। तब कल्पना करिए, प्रभु श्री राम आराध्य
हमारे देश के हैं और भव्य मंदिर बनने से पूरे देश की आस्था का विषय है। और मंदिर, कौन कहता है मंदिर रोजगार नहीं मिलते मंदिर से? टूरिज्म भी बढ़ता है। जब मंदिर आपका बनेगा, उसमें कारीगर काम करेंगे, उसमें और इंजीनियर काम करेंगे, उसमें हमारी मटेरियल की सप्लाई होगी, एक भव्य मंदिर बनेगा, वहां की व्यवस्थाओं के लिए लोग लगाए जाएंगे। उसके साथ में जो वहां के जब लोग आएंगे तो रेलवे का आवागमन बढ़ेगा, बसों का आवागमन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा वहां पर। और जितने लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, आस्था का केंद्र, हम सब एक आस्था केंद्र है, इसका विश्वास पैदा होगा। जितनी दुकानें होंगी वहां उनसे रोजगार मिलेगा, जितने होटल होंगे वहां रुकना होगा, एरोप्लेन से लोग आना जाना होगा। तो हर प्रकार की, मतलब राम के चारों तरफ, प्रभु श्री राम के चारों तरफ एक जो गतिविधि होती है अर्थ इकोनॉमिक्स की, वो लगातार घूम रही है। और इस टॉपिक पे आएंगे हम फिर। अ, जब आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे, तो उसमें आपके उपविजेता हुई थी। तो उस उपविजेता की वजह से आपको क्या सीख मिला ऐसा कि मैं अगर कुछ अलग से करता फिर और कुछ करता तो मैं जीत सकता, या फिर मैंने क्या गलती की, आपने एनालाइज़ की तो किया ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि उस हार से आपको क्या सीखने को मिला, और क्या आपको लगता था कि मैं वो चीज़ कर सकता था तो आज जीत जाता? देखिए, चुनाव हुँ, में युवावस्था मात्र 30 वर्ष का था, अच्छा, और राजनीति में काम करते हुए कुछ अपेक्षा होती है कि आप समाज की सेवा कर रहे हैं। जी, लेकिन जब कलम की ताकत होती है आपके पास में, तो उसका सीधा लाभ जनमानस को होता है। आप उसकी समीक्षा करते हैं, जो कि पेशे से मैं इंजीनियर भी हूं। हुँ, इंजीनियरिंग क्षेत्र का लाभ हमारे क्षेत्र को मिलता, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो यह हमारा प्रयास रहता है कि समाज के क्षेत्र में अंत्योदय के लक्ष्य को, हमारे अंतिम के व्यक्ति का उदय होगा, तब हम राष्ट्र का उदय मानेंगे। हम अंत्योदय के लक्ष्य में काम करने वाले हम हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों में काम करने की हम सबकी प्रेरणा रही है। तो जब मैं उस चुनाव क्षेत्र में काम किया, तो मेरा प्रथम चुनाव रहा, पहला ही था आपका। प्रथम चुनाव था। और हमारी टीम, पूरी सख्त पूरी टीम लगातार लगी हुई थी। प्रत्येक गांव जाना हुआ, प्रत्येक मोहल्ले जाना हुआ, उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जो हमसे आगे चल के प्रयास हुआ चुनाव के बाद, वो हमने पूरा प्रयास किया, और लगातार उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, समय का संयोग और प्रयास, हमने अपना 100% हमने दिया उस चुनाव में। हमने विनम्र अपील, आग्रह किया कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, हमसे जो अपेक्षा और उम्मीद आपकी है, हम उसमें प्रयास करेंगे। जनता ने लगभग 2630 मत प्राप्त हुए। तो मैं इसका विश्वास, मुझे बड़ा, बहुत ही बड़ी उत्साह के साथ में, कि 2630 जनमानस ने विश्वास किया। ये एक सरल आंकड़ा नहीं है। वोट मिल जाना मतलब उसका सर्वस्व विश्वास आप पर है। तो आज तो ये मुझे विश्वास है कि 2630 जनमानस का विश्वास है, और उसके साथ मैं और प्रयास करूंगा, तो सभी का विश्वास मेरे पर होगा। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। कोई व्यक्ति हो, जो भी हमारे द्वार, हमारे साथ, हमारे पास समस्या लेकर आएगा, हम उसके निदान में तन मन, हर प्रकार से धन, तन मन धन सब प्रकार से करने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपकी तो हार हुई, तो ऐसा एक पॉइंट आता है कि लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा फीलिंग आती है कि छोड़ देते हैं राजनीति। क्योंकि हम भी जब, जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करता है, तो अगर उस पे फेल हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे दूसरी चीज़ में प्रयास करना चाहिए, इस पे नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ फ़ील हुआ? देखिए, राजनीति में कभी कोई फेल नहीं होता। अच्छा, या तो व्यक्ति सीखता है, या तो व्यक्ति जीतता है, जी, और कभी कोई हारता नहीं है। जी, राजनीति में व्यक्ति या तो विजेता होगा या विजेता होगा। जी, तो इतने कुछ सीखने को मिला
इतने जनमानस से परिचय का विषय हुआ। और ये कभी नहीं लगा मुझे कि मुझे राजनीति छोड़ देना चाहिए, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे सदैव लगा कर्तव्य ध्येय के पथ पर हम लगातार चलते रहें, मातृभूमि की हम राजनीति केवल सेवा के लिए करते हैं। हमें कभी लालच ये नहीं रहा कि इस पद पर बैठेंगे तो ही हम ऐसा करेंगे, नहीं। जनता की आवाज के लिए, जनता के सुख दुख के लिए हम सदैव खड़े रहेंगे। पद तो आएंगे, पद जाएंगे, कोई आज जीता कोई कल जीतेगा, कोई आगे जीतेगा, कुर्सी तो एक ही है, प्रतिद्वंदी बहुत सारे होते हैं, तो किसी एक को मिल सकता है, इसमें कोई क्षोभ नहीं है। आखिर हमारी सफलता इसमें है, एक एक जनमानस तक हम पहुंचे, हमारी पूरी टीम पहुंची, उनकी समस्याओं को हमने कलेक्ट किया और प्रयास किया कि चुनाव के बाद उन समस्याओं को हमने निदान करने का प्रयास किया। और बहुत सारी समस्या हमने उसका निदान किया है। ये समाज क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आपको उसको देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात कही भैया है कि जब भी कोई राजनीति में, चुनाव में लड़ता है तो व्यक्ति कभी हारता नहीं, सीखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें भी अपने लाइफ से ये चीज़ रखनी चाहिए, जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है और वो कुछ भी फेल हो जाता है, तो आप उस गलती से सीखो कि आपने क्या गलती की और उसको उस पे वर्क करो। तो ये बहुत अच्छी बात की कही आपने। तो अब थोड़ा सिंपल पे आते हैं कि आज तक जितने भी राजनीतिक नेता हुए हैं, आपको ऐसा कौन-सा नेता है जो प्रेरणा देता हो कि हाँ, हमें बनना है तो इनके जैसे बनना है? राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी नेता, राजनेता अपने अपने स्तर पर, अपने अपने विचार पर और अपने सिद्धांतों पर काम करते हैं, और जो भी उस दायित्व को निर्वहन करते हैं वह अपना सब सर्वोत्तम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे जीवन में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कार्य रहे हैं और जो प्रेरणा रही समाज के लिए, जो चिंतन रहा है, वह सबसे अधिक प्रेरणा हमें देती है। और उनका तो स्पष्ट कहना था, हमारा राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हम इस मातृभूमि के लिए समर्पित है, और यदि हमारे जीवन नष्ट होने के बाद हमारी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए और उसमें कोई कान लगाकर सुनेगा, तो सिर्फ एक ही बात निकल के आएगी, भारत माता की जय। हमारे राष्ट्र प्रथम है और इस राष्ट्र के लिए हम हर संभव अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। और अभी रिसेंटली बिहार में चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार आएगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हो रहा है, वहां पर एनडीए की सरकार 100% वहां बनने जा रही है और 140 से ऊपर की सीटें हमारी एनडीए को मिलेगा। और आंकड़ा अधिक भी कितना हो सकता है, ये चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आप सबके समक्ष होंगे, और पूर्ण विश्वास के साथ में है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी, पूर्ण हमारा विश्वास है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, जब मैं बहुत लोगों से मैंने बात की, तो उनका एक क्वेश्चन था कि भाजपा पार्टी को एक जात जात के ऊपर, जैसे कि कोई हिंदू को सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को एक मुस्लिम सपोर्ट के लिए बना दिया गया, ऐसा ऑडियंस ने बताया मुझे। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑडियंस जो बोल रही है, ये सच है जहाँ तक? आप एक बात बताइए मुझे, आज सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है जी। और मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जी। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो हम आवास यह देखकर नहीं देते हैं कि ये हिंदू है तो इसे देना है, मुसलमान है तो नहीं देना है, या ईसाई है तो इसे नहीं देना है। आप सर्वे करा लीजिए, हम आवास जो भी हमारे गरीब भाई हैं जिनको आवश्यकता है, हर घर को आवास मिले,
हम इस लक्ष्य को देखते हैं। हमने कभी भी जाति भेदभाव नहीं किया है। यदि ऐसा होता तो चाहे लाडली बहना का लाभ हो, आयुष्मान कार्ड का लाभ हो, हर घर जल का लाभ हो, क्या ये संभव हो पाता? संभव नहीं हो सकता था। जी। हमारी कन्या विवाह, हमारी बहनों की शादी समारोह कार्यक्रम होता है, तो कभी ऐसा आपने सुना कि वहां पे हिंदू की शादी हो रही है और हमारी मुस्लिम बहनों की शादी नहीं हो रही है? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम समाज के लिए हैं, हम राष्ट्र के लिए हैं, और राष्ट्र के भीतर जो भी निवास करता है, हम उसके सुख में दुख में हर समाज, जाति, पंथ, धर्म, हम सब के लिए है। ये भेदभाव हम नहीं करते। जो सवाल उठाते हैं ये उनके मन में डर है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन वो तो मेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनकी मलाई तो छूट रही है, उनका मेवा छूट चुका है, और उनको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से संगठन भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, आने वाले दिनों में उनकी जमीन भी नहीं बचेगी। और वह भेदभाव का काम जरूर करते हैं। हमारा तो राष्ट्र सर्वप्रथम है, और उस राष्ट्र के लिए हम हर संभव प्रयास निर्माण की भूमिका में, हम विकसित भारत बनाने के लिए, जब तक हमारा ग्राम विकसित नहीं होगा तो राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हम उस परिकल्पना पे चल रहे हैं कि अंतिम छोर के रहने वाला व्यक्ति जब पूर्ण व्यवस्थित होगा, उसके पास मकान भी होगी, उसके पास बिजली भी होगी, उसके पास नल जल की सुविधा भी होगी, उसके पास राशन की भी सुविधा होगी। 80 करोड़ जनमानस को आज राशन सुविधा लाभ मिल रहा है। उसके पास स्वास्थ्य की सुविधा होगी, उसके पास सड़क की भी सुविधा होगी। तो जब हर प्रकार सुविधा उसे लाभ मिलेगा, तब जाकर संभव हो सकता है विकसित राष्ट्र हमारा बन पाएगा। हम उस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे जी। अब थोड़ा बिहारी की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारे बिहारी में अस्पतालों की हालात सही नहीं है, ऐसे बोले जाते हैं बहुत। जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड में हमारे पुष्पिन भैया भी आए थे, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि जो अस्पताल की हालत है बिहारी में सबसे खराब है। तो आप उस पर क्या कहना है? हैं। देखिए, विपक्ष जो है हमेशा आरोप लगाने की उनका प्रयास रहता है। जी। आज हमारा सिविल अस्पताल 100 बिस्तरी है, और जो मानक पैमाना जो तहसील स्तर में जो हो सकता है, तो उसकी संपूर्ण व्यवस्था उसकी हमारी उपलब्ध है। अभी मेरे पिताजी अस्वस्थ थे, जी। मैं स्वयं 2 दिन अस्पताल में एडमिट किया हुआ था, हमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई। और आज तो हमारे कई डॉक्टर हमारे यहाँ पदस्थ हो चुके हैं, जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री की हुई है, और वो प्रॉपर भर्ती होकर हमारे काम कर रहे हैं। आप किसी दिन बिल्कुल आप वहां जाइए, और प्रत्येक समय ड्यूटी पे हमारे डॉक्टर मिलेंगे। प्रॉपर समय पर ओटीपी ओपीडी खुलती है, उनको दवाइयां मिलती है, जो वहां पर दवाइयां हमारी उपलब्ध है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उसमें। तो सर्व व्यवस्था तहसील स्तर पे जो होना चाहिए, वह सभी संभव स्थितियां हैं। हाँ, यदि कहीं कोई विषय आता है तो हम उसे हल करने का प्रयास करते हैं। समस्या जब आएगी तभी उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। मुझे जहाँ तक पता था, मैंने ऑडियंस से पूछा, जो भी व्यवहारिक जनता थी, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर की कमी है। तो ऐसा है कि बस फैलाया जा रहा है। देखिए, डॉक्टर के विषय को लेके हमने लगातार प्रयास किया है, और वो उस प्रयास में सफल रहे हैं हम। ऐसे 5-7 डॉक्टर हमारे अभी आ चुके हैं, जो भी एमबीबीएस जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, और वो अभी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और किसी भी समय आप चले जाइए, ड्यूटी डॉक्टर अलग है, और साथ में जो ओपीडी खुलती है डॉक्टर उसके अलग है उसके। आपको अपने तय समय पर डॉक्टर राघवेंद्र पटेल जी वहां पर हैं, हमारे डॉक्टर सी पराशर जी हमारे बीच उपस्थित हैं वहां पर। ऐसे कई डॉक्टर हमारे बीच वहां पर हैं। तो उनके सवाल उन्होंने जो पूछा है, एक बार आप सिविल अस्पताल आप भ्रमण करिए, आप स्वयं, आपको एक डॉक्टर ना मिले तो बताइएगा। और एक और था बिहारी से रिलेटेड क्वेश्चन कि जैसे कि मैं बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिहारी के जितने भी स्कूल्स हैं, उनकी हालात सही नहीं है। और आप
सरस्वती इन सब में जुड़े भी हुए हैं, आपको तो और अच्छे से पता होगा कि हालात कैसे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को कि ये सच है कि देखिए, हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में लगातार काम किया है जी, और आज जो सीएम राइज विद्यालय एक मॉडल के रूप में, मेरी बात तो भरोसा आप मत करिए, आप सीएम राइज मऊ आप जाकर देखिए, जिस प्रकार से आधारभूत ढांचा एक हम नई पॉलिसी के साथ में बेहतर सुविधा, बेहतर संसाधन और शैक्षणिक गुणवत्ता, बेहतर गुणवत्ता के साथ में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे नए सीएम राइज पपौंद, निपनिया, बराज, अमझोर, हमारे इस विधानसभा के और बिहारी एक्सीलेंस, सीएम राइज में मऊ बन चुका है, सीएम राइज मऊ बाणसागर, तो इतने सीएम राइज मऊ को छोड़कर जितने मैंने आपको नाम गिनाए हैं वो सभी जगह सीएम राइज स्वीकृत हो चुका है। तो आप कल्पना करिए, आगामी दिनों में हम प्रयास करेंगे कि खड्डा और अखेतपुर हमारा सीएम राइज बने, हमारा आमडी भी सीएम राइज बने, हमारा पपरेडी, खरपा, ये सब सीएम राइज बने। तो हम लोग उस शिक्षा व्यवस्था में उस लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी के नेतृत्व में हम शिक्षा व्यवस्था में लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, जब तक समाज की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगी, जी, जब समाज की भूमिका होगी कि हमें हमारा दायित्व तो कैसे है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको कहता हूं, किसी भी ग्राम में 20-25 युवा साथी मिल जाएंगे आपको, जिनका शिक्षा से लगा होगा। तो हम क्यों तय नहीं कर सकते कि एक दिन, प्रत्येक दिन हम विद्यालय जाएंगे, हम अपना सहयोग जो हमने जीवन में देखा है, हम अपना उस विद्यालय में सहयोग दें कि बेहतर पढ़ाई और कैसे हो सकती है। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या केवल क्या सब कुछ सरकार पे छोड़ देना है? क्या सरकार संसाधन और हमारे शिक्षक को उपलब्ध करा रहे हैं? क्या समाज को हमने मोटिवेट किया कि आप सब वहां एडमिशन कराइए, पूरा गांव आपके साथ में है, पूरे युवा साथी आपके साथ में है। यदि हम एक दिन विद्यालय जाते हैं, 25 युवा साथी, 25 दिन लगभग विद्यालय लगते हैं, तब कल्पना करिए 10 महीने के अंतराल में हमें केवल 10 दिन जाना पड़ेगा एक युवा साथी को, तो उसमें एक नया उत्साह वातावरण होगा, वहां एक छात्रों में नया उत्साह होगा और सीखने को मिलेगा, एक नई परिपाटी तैयार होगी कि युवा साथी हमारे विद्यालय आते हैं और जब वो छात्र आगे बढ़ जाएंगे, वो कुछ बन जाएंगे, सीख जाएंगे, तो उस विद्यालय के ऋण के लिए कि मैंने भी यहां सीखा है तो मुझे इस विद्यालय को कुछ करना चाहिए, वह अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो क्या हमारी कोई भूमिका नहीं है इसमें? जी, और सभी विद्यालय हमारे अच्छे चल रहे हैं। जहां पर कोई समस्या है, हम सब लगातार उसको मिलकर उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, बेहतर से बेहतर शिक्षा गुणवत्ता, संसाधन हम देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कल ही का मैंने न्यूज़ सुना था कि कुछ खाना में मिलावट की वजह से बच्चों को बॉडी में खुजली वगैरह होने लगी थी। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों में, बहुत बार हमने सुना है कि छत गिरने से स्कूल के बच्चों की डेथ हो गई है। ये सब चीज़ें जब सुनने को मिलती है और पता चलता है तो थोड़ा डाउट होता है सरकार के ऊपर कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो हमारा यूथ है और उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो डाउट तो जाता ही है कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं फिर से आपको वही पूछता हूँ आपसे कि जब किसी विद्यालय का निर्माण होता है जी, तो किसी ग्राम में निर्माण होता है, यह तो पूरे गांव को मालूम होता है। सरकार अपना काम करती है, तो क्या हम जाकर चिंतन कर सकते हैं कि मेरे गांव विद्यालय बन रहा है, अच्छा बनना चाहिए। विद्यालय एक मंदिर है, जिस प्रकार आराध्य का मंदिर होता है, उसी प्रकार शिक्षा का मंदिर है, जहां से समाज का दीपक प्रज्वलित होता है। तो क्या हमारी कोई भूमिका नहीं उस विद्यालय जब निर्माण हो, उसका लोहा कैसे बन रहा है, बीम कैसे डाली जा रही है,
क्या हम हमारा कोई दायित्व नहीं, क्या हम उसमें सवाल नहीं उठा सकते हैं? हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है। हम अपनी जिम्मेदारी से मुकरना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे सवाल करते हैं। कोई कभी चाहता है कोई छत गिरे? कोई कभी नहीं चाहता है। उस विद्यालय की जो समय सीमा होनी चाहिए निर्माण की, और उसका जो डिसमेंटल का होना चाहिए, उसका मानक पैमाना तय करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, कभी कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन जहां पर हमारी लापरवाही होगी, हम अपने समाज का दायित्व हम निर्वहन नहीं करेंगे और जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो मेरा उन सबसे आग्रह है कि जिन क्षेत्र में हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है क्या उस पर काम करें। जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा बहुत टीचर की भी गलती है, उनको भी ध्यान देना चाहिए, खाना वगैरह के लिए और जैसे जो चीज़ें हो रही हैं आजकल। क्योंकि जो टीचर होता है, मुझे जहाँ तक पता है जो टीचर होता है, वो एक तरह बच्चों का माँ-बाप ही होता है, उसको अच्छे गाइडेंस देता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत टीचर की लापरवाही की वजह से भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर देखिए, भोजन व्यवस्था का कार्य जो है वो वहाँ के कारीगर जो भोजन की चिंता करते हैं, जी, ये उनका कार्य होता है। समूह के माध्यम से वहां पर भोजन उसके राशन उपलब्ध होते हैं। शिक्षा का काम शिक्षक काम केवल शिक्षा के लिए है। तो सबकी जिम्मेवारी तय की गई है। ऐसा कोई विषय हो सकता है तो उसको हमको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, किसी कोई समस्या किसी प्रकार से नहीं हो। और कभी कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कभी ऐसा नहीं कर सकता है, जी। जो हमारे ही बच्चे हैं, हुँ, वो सब हमारे ही बच्चे हैं। जी। ऐसा संभव ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहता है, तो उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए राजनीति में आने के लिए? देखिए, राजनीति जो दिखती है वो है नहीं। हुँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले राजनीति संवैधान है, और आपके पास संसाधन होना चाहिए। जी, मतलब आपको परिवार की भी चिंता करनी है, जी, स्वयं की भी चिंता करनी है, और आपकी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार से कोई समस्या पैदा नहीं हो। जो हमारे युवा साथी राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो वास्तविक रूप से इस देश का निर्माण और भविष्य तभी बदलेगा जब हमारे युवा साथी राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अहम योगदान करेंगे। और मैं मानता हूं युवाओं को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को आना चाहिए। और जब आप आएंगे तो आपको संकल्प सिद्धांतों को साथ आना चाहिए। आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ आप आए। और आपको यह भी चिंता करनी है अपने अधिकार को, आपका उत्तरदायित्व क्या है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको यह विशेष चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राजनीति में कदम रखेंगे, तो यह मानना चाहिए कि मैं जीवन के अंत तक राजनीतिक क्षेत्र सेवा के क्षेत्र में काम करूंगा। तो परिवार में किसी प्रकार की भी विघटन समस्या पैदा नहीं हो, तो अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी साथ-साथ लेके चलना लेके पड़ेगा। चले कि मेरा ऐसा कोई रोजगार हो, कोई ऐसा मेरा जो कार्य हो, मैं वो करूं, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके। कोई व्यवस्था आपकी हो सकती है, उसमें चिंतन करना बेहद आवश्यक है। जो मैंने इस क्षेत्र में काम करना महसूस किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि कौशल विकास के रूप में मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, और आज मेरा परिवार और मैं स्वयं उसका लाभ, कौशल शिक्षा का लाभ मुझे मिल रहा है। मैं घर के नक्शे बनाता हूं, लेआउट डालता हूं, विजिट कार्य होता है, बिल्डिंग परमिशन का कार्य है, एस्टिमेट का कार्य है। तो मेरी आर्थिक गतिविधि मेरी तय है कि मेरे कार्य की वजह से परिवार प्रभावित सफर ना करे, उसकी मेरी प्रथम जिम्मेदारी है। और जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं,
उनकी आकांक्षा और अपेक्षा दोनों को मैं खरा उतरूं। यदि हम ये नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, तो साल 2 साल 5 साल उसके बाद लंबा नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमारे युवा साथियों को मेरा आग्रह है कि आप सभी विषयों की चिंता करते हुए समाज में, और अधिक से अधिक आपकी भागीदारी जब होगी, तब जाकर हमारा राष्ट्र निर्माण एक विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। एक बात अच्छी बताई भैया ने कि जब राजनीति में आप कर रहे हो तो अपना जो फ्यूचर है, जो चीज़ें हैं उसको पहले सेट करके आओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप राजनीति में आगे बढ़ भी पाओगे। मतलब देखिए, राजनीति से आप ये कभी नहीं कर सकते कि आपको आय बनेगी, ये मैं बहुत हुँ, स्पष्ट कह रहा हूं। वहां पर आपको समाज में लगाना ही लगाना है। जी, आपसे राजनीति से कुछ आय नहीं हो सकती। जी, ये युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। हुँ, सबको लगता है फोटो बड़ी अच्छी दिख रही है, वीडियो बड़ा अच्छा दिख रहा है, जी, लेकिन कितने ताज भरे कांटे हैं, वो उन्हीं को मालूम होगा। जी। संघर्ष कितना है। आत्मविश्वास के साथ में, संकल्प के साथ में आप इस क्षेत्र में आए, हमें बड़ा उत्साह होगा, हमारी युवा साथी की भूमिका बढ़ेगी, हम सबको एक नया बल मिलेगा, हम सबको सहयोग मिलेगा, या हम जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़े हैं उसमें एक और हमारी भागीदारी बढ़ेंगे, उसका हमें बड़ी खुशी होगी। जनता की सोच होती है, जैसे जनता जब देखता है कोई भी नेताओं को, तो उसकी यही सोच होती है कि बहुत पैसा होगा, बहुत पैसे कमा रहे होंगे। तो ऐसी भी सोच हो जाती है जनताओं की, देखने की नज़रिया ऐसा हो जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सोच जो है, ये गलत अवधारणा है। मैंने फिर कह रहा हूं, राजनीति सेवा का क्षेत्र है। आपको सिर्फ वहां पर जो आपके घर परिवार में आपके पास व्यक्तिगत वो जाना ही है, आना कुछ नहीं है। पहला समय आपका दान जाएगा, दूसरा आप जहां यात्रा करेंगे वहां पर व्यय होगा, तीसरा परिवार आपका सफर करेगा। तो हर प्रकार की वहां पर चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। ये जो मानते हैं कि ये होगा वो होगा, तो वो मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी आर्थिक गतिविधियां आपको स्वयं चिंता करनी पड़ेगी। रोजगार के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आपको स्वयं चिंता करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि हमारा एरिया है, मैं मेरे को लगता है ऐसा कि जो स्पोर्ट का सेक्शन है, वो अभी भी बहुत बहुत पीछे है, और इसको हम युवा या फिर आपके जैसे नेता हैं, इस चीज़ को सेक्शन को भर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से जो टैलेंट है, वो आ सके? देखिए, खेल के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगातार काम कर रही है। आपने देखा हो खेलो इंडिया, हम ओलंपिक की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हमारे हाल में प्रारंभ होने वाला है सांसद खेल महोत्सव, और पूरे हमारे ब्यौहारी विधानसभा में 2763 कुछ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये कहाँ होने वाला है? ये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। अच्छा, जिन टीचर्स जिन जगह पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जिन जिन टीचर्स ग्रामों में करवाएँगे ये? जिन ग्रामों में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो पूरे प्रशासन की हमारी टीम है वहां पर। अच्छा, टीम बनाई हुई है। पूरी प्रशासन, जनपद पंचायत, जी, विद्यालय, हमारे एसडीएम साहब की तहसील की पूरी टीम है, पूरे प्रशासन स्तर अमला मिलके, और हमारी सरकार के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं। आप कल्पना करिए, जो आपने विषय रखा, तो सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से आपको ओलंपिक तक जाने का रास्ता मिल सकता है। हमारे गांव की प्रतिभा राष्ट्र की प्रतिभा बने, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा बने, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और लगातार हमारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है, जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है, स्कूलों में लगातार हर वर्ष प्रतियोगिता होती है, क्योंकि भैया बहन तो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हम उनकी प्रतिभा को जब देखेंगे, स्कूल में देखेंगे,
तो वो लगातार कार्यक्रम होते हैं। हाँ, इंटरेस्ट का विषय है। जिनके अंदर जुनून, उन्हें मंजिल जरूर मिलती है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव का टैलेंट देश का टैलेंट बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे और जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमको मुझे लगता है कि सरकार को एक कैंपेन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत सारे एथलीट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो एक फैमिली सपोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। उनमें बहुत टैलेंट था कि वो आगे जाके कुछ कर सकते थे, हमारे देश के लिए मेडल भी ला सकते थे। बट वही फैमिली सपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है हमारे एरिया पे स्पोर्ट्स वगैरह को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। तो सरकार को ऐसा कोई कैंपेन करना चाहिए कि जिससे बच्चों के पेरेंट्स को बताया जा सके कि इसमें भी करियर है, अदर हैं। चीज़ें। देखिए, सबसे बड़ा कैंपेन तो यह है कि समाज का कैंपेन चाहिए। जी, समाज के युवा साथियों को आगे आना चाहिए। और समाज के वो जो बुद्धिजीवी हैं, उनको मिलके हमको माता पिता को बताना चाहिए कि देखिए, आज के क्षेत्र में पैसा कमाना सरल है। आप कोई भी क्षेत्र में काम करें, जी, संगीत के क्षेत्र में काम करें, आप खेल के क्षेत्र में काम करें, आप फिल्म के क्षेत्र में काम करें। हमारे बहुत सारे युवा साथी स्टार्टअप हैं। देखिए, चाहे बघेली फिल्म हो, बुंदेलखंड की फिल्म हो, तो यहां भी एक प्लेटफॉर्म है। आपने विचार किया कि ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं कुछ नया कर सकता हूं। जी। ये क्रिएटिविटी है। और हमारा युवा क्रिएटिव है। तो हम समाज की जिम्मेदारी है, उनके परिवार की चिंता उनको समझाएं कि आज हर क्षेत्र में आपको अवसर है और जीवन जीना आसान है। तो हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा। इसीलिए हम आज विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित राष्ट्र की भागीदारी में सबका योगदान होगा। मैं बेहतर कर सकता हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सेवा का क्षेत्र है। आप बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आपका ब्रॉडकास्ट का क्षेत्र है। ऐसे हमारे युवा साथी तय करें, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे फुटबॉल खेले, चाहे वॉलीबॉल खेले, चाहे आप संगीत के क्षेत्र में काम करें, तबला के क्षेत्र में काम करें, वाद्य यंत्र क्षेत्र में काम करें। तो या आप बहुत अच्छे क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आपके अंदर आइडियाज हैं, ऐसे क्षेत्र में काम करें। तो संभावना सभी क्षेत्रों में है। हम सबको हौसला बनाना पड़ेगा। हम सबको एक नया रास्ता दिखाना पड़ेगा। और आज की आबादी तो 65% युवाओं की आबादी है और हमारा देश युवा देश है। तो हम सबको मिलके पूर्ण विश्वास है कि युवा जो चाहेगा उसी से देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मेरी अपेक्षा है। जो पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं कि बच्चों को सपोर्ट के लिए? एक बार देखिए, है। सबसे पहले हमारे जो अभिभावक हैं, बच्चों को उनकी आजादी दें। आजादी किन मायनों में? उनके इंटरेस्ट को जाने कि करना क्या है। जब हम करने की चाह होगी, जब मन की इच्छा होगी, तो करने की चाह होगी। एक क्लास में बहुत सारे छात्र होते हैं। उसी छात्र से एक कलेक्टर बनता है, जी, उसी छात्र से एक क्रिकेटर बनता है, उसी क्लास से एक छात्र संगीत के क्षेत्र में काम करता है, उसी क्षेत्र से एक शिक्षक बनता है, उसी क्लास से उसी क्लास से पटवारी बनते हैं, उसी क्लास से डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं। तो मेरा ऐसा ऐसा आग्रह है कि अब हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नए भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो नए भारत की परिकल्पना में जब तक हम सब मिलकर हमारे भैया बहनों से व्यक्तिगत संवाद नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। हमें संवाद करना होगा, उनके इंटरेस्ट को जानना होगा। और हमारे युवा साथियों को इसमें बड़ी जिम्मेवारी है कि कैरियर गाइडेंस के माध्यम से हमारे विद्यालय हो, ऐसे 4-5 लोग की टीम मिलके, क्योंकि जब हम कक्षा 9वीं 10वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे थे, तो हमें मालूम नहीं था करना क्या है। ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय कि हमारे बड़े भाई दीपक भैया थे,
उन्होंने रास्ता रास्ता दिखाया, क्योंकि वो बाहर जा चुके थे। और आज जो भी हम, तो उनके कारण आज हम सभी भाई बहन हैं। तो मेरा यही कहना कि बड़े भाई की जिम्मेवारी हम सबकी है, और समाज में, गांव में रहने वाला कोई भी भैया बहन हो, हमारा छोटा भाई छोटी बहन है। जब ये जिम्मेदारी हम मानेंगे, हम टीम बनाकर कैरियर गाइडलाइंस, कैरियर कैरियर काउंसलिंग करेंगे उनकी, और उनके परिवार के भी परिवार को समझाएंगे, तो निश्चित रूप से सफलता दिन वो दूर नहीं है। करियर काउंसलिंग की बात आई, तो जैसे कि अभी मैं महाराष्ट्र गया था, मेरे एक वीडियो का कंटेंट था गवर्नमेंट जितने बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। तो मैंने देखा उसमें परमिशन की बहुत इशू आ रही है। जब भी कोई स्कूल से परमिशन लेना था, तो वो बोलते थे कि आप बाहर से बड़े अधिकारी से परमिशन लेके आओ। तो इस तरह, चलिए मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर की तरह गया था कि बच्चों को भी सपोर्ट हो जाएगा, मैं भी अपना कंटेंट बना लूँगा। तो तो चलिए मेरा था, बट जब कोई एक बड़ा भाई के नाते जाएगा कि मैं खुद से बताऊँ और उसको ऐसा बोल दिया जाएगा कि आप परमिशन लेके आइए, तो फिर ऐसे तो फिर कोई जा नहीं पाएगा। नहीं, देखिए विषय इसमें ये है, कई बार समझने की सुविधा हो जाती है। जब मैं सेवा क्षेत्र में काम नहीं कर रहा था, तब भी मैं कई विद्यालय गया और मैंने विनम्रता अपना आग्रह किया कि मेरा लक्ष्य, मैं ये पहले मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया कि मैं ये गाइड करना चाहता हूँ, आपको क्या सही लगता है? उनका ये तो बहुत अच्छी बात है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। जी। और उन्होंने बाकायदा अनुमति दी। हाँ, यदि आपको प्रत्येक विद्यालय में करना है, बड़े स्तर पे काम करना है, मतलब व्यवहारिक विधानसभा स्तर पर, जी। जनपद पंचायत स्तर पर काम करना है, तो आप एसडीएम साहब से एक सामान्य सा पत्र लेकर कि ऐसा मेरा विषय है सर, अब एक आदेश पत्र हो जाए, उसमें हमारे भैया बहनों को लाभ मिलेगा, तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपके क्योंकि कई पास बार भी आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकता, कई बार असुविधा हो जाती है समझने का, क्योंकि भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, भ्रांतियों का विषय। तो जितने युवा देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ गाइडेंस लेना है स्कूल में जाके, तो हमारे भैया के पास आइए और अपनी बात रखिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम बड़े भाई के नाते जब अपने छोटे भाई-बहन को समझाएँगे, तभी वो आगे बढ़ पाएँगे। क्योंकि गाइडेंस एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति चलता है किसी रास्ते पे और वो भटक जाता है, तो गाइडेंस ही एक ऐसी चीज़ है कि हमें सही रास्ता बताती है। तो बहुत अच्छी बात है इन्होंने कहा। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ स्कूल पे गाइडेंस दूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे एरिया के जो बच्चे हैं, वो आजकल बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं और उनको अच्छा गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और ये चीज़ हम सबको मिलके करनी चाहिए। तो इसका भी मैं सोच रहा हूँ एक ग्रुप बनाएँ, तो इसका अलग से वीडियो आएगा और इस पे कुछ करेंगे और हमारे भैया भी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ पे। तो अब अलग क्वेश्चन पे आते हैं कि एक अच्छे राजनीतिक नेता का क्या खूबी होता है कि वो अच्छा राजनीतिक नेता कहलाता है? एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति जन जन की भावना को समझे, उनकी आकांक्षाओं को समझे, उनके दुख दर्द को समझे, उनकी आवश्यकताओं को समझे, आधुनिक आवश्यकताओं को समझे, कि समाज में व्यापक परिवर्तन, लाभ, विकास, हमारा राष्ट्र कैसे विकसित हो। जब हम सभी पहलू पर चिंतन करेंगे, चाहे वो हमारा गरीब मजदूर हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी माता हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे भैया बहन हो, जब हर क्षेत्र का चिंतन मंथन होगा, चाहे हमारे वयोवृद्ध हो, तो हर किसी को चिंतन करेंगे कि समाज के बेहतर निर्माण कैसे होगा। और जो चिंतन करेगा, सेवा करेगा, वही एक अच्छा राजनेता हो सकता है। आपके हिसाब से कौन है? देखिए, हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, और किसी को कहना नहीं कि ये नहीं, कि ये नहीं हो हुँ। सकता है। जो भी सेवा का क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मेरे लिए श्रद्धा का केंद्र परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, और अदर पार्टी पे? वैसे ही सबके अलग श्रद्धा के केंद्र हो सकते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। उन्होंने जो नारा दिया, जय जवान जय किसान, हमारे देश को एक नया रास्ता दिखाया। तो प्रेरणा हम उनको, उनकी जीवनी जब पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, दिखेंगे, तब वो हम उसके हमारे वो केंद्र हो सकते हैं। अभी आपने बताया कि जय जवान जय किसान बोला, तो उससे एक बात मुझे याद आई कि अभी किसानों की हालात सही नहीं है, और आपने शायद एक पोस्ट भी डाला था। तो क्या सरकार की सोच है किसान के लिए अभी? देखिए, प्राकृतिक आपदा है, वो कभी भी आ सकती है। जी। ये ईश्वर पर है। जी। सरकार हमारे किसान के साथ, किसान बंधुओं के साथ में, अन्नदाता के साथ में है, और अन्नदाता के हर कष्ट में हमारा कष्ट है, हम मानते हैं। हमारी सरकार ने आदेश जारी किया कि प्रत्येक किसान का फील्ड पर मुआयना हो, और जो हमसे हर संभव मदद हो सकती है वह हम करेंगे। देखिए, प्राकृतिक आपदा किसी के बस में नहीं है, जी। लेकिन हम मानव हैं, और अन्नदाता से पूरा देश चलता है। जब अन्नदाता हमारा धान गेहूं पैदा करेगा, जब कृषि का कार्य करेगा, तब वो देश हमारा चल पाएगा। तो अन्नदाता के साथ में हम खड़े हुए हैं, लगातार हम चिंतन कर रहे हैं। मैं सुबह से सभी से लगातार बातचीत कर रहा हूं, और समस्त जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो संपर्क में है, चाहे हमारे पटवारी साहब हो, चाहे राई साहब हो, तहसीलदार साहब हो, एसडीएम साहब हो, जयसिंह एसडीएम साहब, और बिहारी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी हमारे आरआई साहब, मैं सभी से लगातार बातचीत कर रहा हूँ। और मैंने ये भी आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हमारे जिस जगह पर हैं, जिस गांव में है, वहां पर उन हमारे प्रशासनिक अधिकारी को सहयोग करें कि कम समय में सर्वे हो, और उनको, हमारे अन्नदाता को हमारे लाभ लाभ दे सके। जैसे कि आप आरएसएस में भी जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस का क्या महत्व है, और किसी व्यक्ति को आरएसएस में जुड़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी। में कुछ मिलना नहीं है, जी। या कुछ मिलेगा, इस लालच से आए कि कुछ मिलेगा। आपके पास जो है वो भी जाना ही तय। यदि आपके अंदर क्षमता है कि मैं राष्ट्र की सेवा के लिए, गांव की सेवा के लिए, जनमानस सेवा के लिए मैं आगे आ सकता हूं, तो आप इसमें आइए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बड़ी भूमिका समाज क्षेत्र में है, और हर क्षेत्र में। जैसे आप देखिए तो बस्ती के क्षेत्र में, जहां बस्ती है, उनको सेवा करना हो तो सेवा भारती हमारी है। शिक्षा के क्षेत्र में आज पूरे देश में 23,000 स्कूल हैं, मतलब करोड़ों विद्यार्थी वहां से पढ़कर आगे हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अभी आपने देखा, सतना में जो हमारे प्रमुख हैं सेना के, वह स्वयं आए थे। उन्होंने कहा कि मैं कक्षा चौथी में यहाँ से विद्यार्थी रह चुका हूँ। तो आप देखिए, हम संस्कार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम शिशु मंदिर के माध्यम से केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार के रूप में काम कर रहे हैं कि कैसे माता पिता का आदर करना है, परिवार कैसे आदर करना है, समाज में कैसे रहना है। देखिए, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन जब तक आपके पास संस्कार नहीं होंगे, आपको समाज में कैसे उठना है, बैठना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे हमारे आदर सम्मान करना है, माताओं का सम्मान करना है, बहनों का सम्मान करना है, समाज का चिंतन करना है, जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा, तब तक मानव जीवन नहीं है। तो ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, विद्या भारती है, हमारे सुदूर क्षेत्र है, वनांचल शिक्षा सेवा न्यास के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे आस्था के क्षेत्र में, श्रद्धा के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ है। ऐसे अनेकों अनेक संगठन
जो केवल सेवा का ही कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब 1965 में युद्ध हुआ और 26 जनवरी का दिन था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा, 26 जनवरी थी, परेड होना था। अब परेड कैसे हो? तो बिना सेना के तो परेड नहीं हो सकती। उस समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसे 3000 स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया। अनुशासन, जिस अनुशासन हम समाज में कार्य कर रहे हैं, वह अनुशासन उन्होंने दिखाया। जब करगिल की लड़ाई हुई तो वहां पर सामान पहुंचाने का जो कार्य था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया। तो हमारा केवल एक कार्य है, सेवा का कार्य। अन्य संगठन अलग माध्यम से है और एक निश्चित निश्चित क्षेत्र के निश्चित संगठन कार्य कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र को, इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लोग जाने। पहले आप जानिए। कुछ लोग दूर से बुराई करते हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, आप एक बार उनकी शाखा में जाइए, हमारी शाखा में आइए, हमारे पथ संचलन का हिस्सा बनिए और जो हमारे विद्वान हैं, जो समाज का चिंतन करते हैं, उनकी आप बातें सुनिए। हम आज बात करते हैं पंच परिवर्तन की। हमारा लक्ष्य पंच परिवर्तन की चिंता करना। आखिर क्या है पंच परिवर्तन? आप कल्पना करिए, पहले एक परिवार में हम लोग 20 लोग साथ रहा करते थे और एक जगह खाना बनता था। आज हर परिवार अकेला रहना चाहता है, हर परिवार फ्री होना चाहता है। हम दो हमारे दो, हम उसी में अच्छे। मतलब माता पिता की कोई चिंता नहीं है, भाई परिवार की कोई चिंता नहीं है। हमारा जो कुटुंब परिवार था, जब कोई परिवार में छोटा बच्चा आता है तो चाचा के बीच, चाची के बीच में, बुआ के बीच में, मौसी के बीच में, दादा दादी के बीच में, तो एक बड़ा परिवार जब खेलता खेलता है तो संस्कार भी सीखता है। आज तो हम सब अपने मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं। क्या हम लोग 1 घंटे का क्या डेली उपवास नहीं रह सकते कि मैं रात्रि को 9 से 10 केवल परिवार को समय दूंगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा? कैसा नहीं हो सकता? आज जिस प्रकार लगातार 24 घंटे मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, तो क्या महीने में एक दिन तय कर ले कि मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा और उस दिन मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, परिवार का उपयोग करेंगे? 4 लोग बैठे होते हैं, 4 लोग मोबाइल चला रहे होते हैं, मतलब साथ तो बैठे हैं पर मन कहीं और है। तो जो हमारा कुटुंब परिवार था, आज वो कुटुंब परिवार नहीं रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह कहना है कि हम कुटुंब परिवार के रूप में हम एक रहें और हम उसकी चिंता करें। आखिर नागरिक कर्तव्य क्या है? आखिर हमारा ऐसा क्या विचार है? आखिर हमारा दायित्व क्या है? समाज में भूमिका क्या है? हमारी चिंता होनी चाहिए कि हम संविधान की रक्षा करें, अपने अधिकार को हम जाने, हम उसे पहचाने। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। कैसे? कि जो हम जानते नहीं उसके बावजूद भी वो गलतियां कर डालते हैं। हम कानून को पढ़ें, अधिकार को जानेंगे, कुछ समझेंगे, तब जाके हमारा नागरिक कर्तव्य हो सकता है। हम रोड चलते ही टॉफी खाया रैपर और रैपर फेंक दिया, टॉफी खाया और रैपर फेंक दिया। हमारी जिम्मेवारी है ना कि उसे हम जेब में रख लें, फिर किसी स्थान पे हम किनारे उसको, वहां पर गाड़ी रोक के हम किनारे उसे छोड़ दें, ये प्रवाहित कर दें। तो मेरा ये कहना है, हमारा राष्ट्र प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। तो हमें चिंतन करनी चाहिए कि हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है। आज आप देखिए, हमारे आपके बाबाओं ने, दादाओं ने
पेड़ लगाते थे, बगीचा लगाते थे। और जब हम छोटे छोटे थे तो अक्सर जाते थे आम कि आम वहां से हम लेके आएंगे। जी। उन्होंने तो लगाया, तो आज हम वो आम खा रहे हैं। हमने क्या किया? क्या हमने बगीचा लगाया? क्या आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहेगी? आप कल्पना करें। पर्यावरण संरक्षण में हमारी क्या भूमिका है? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। हम एक पेड़ माँ के नाम, एक पौधा लगाएं, अपने जन्म दिवस पर पौधा लगाएं। जी। और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब हमारे गांव में किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है, हम दाह संस्कार करने जाते हैं। हम्म। हमारा वो अंतिम संस्कार है। जी। संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार है 16 संस्कार में। जी। तो क्यों ना हम सभी गांव वाले मिलके, हम सभी ग्रामीण मिलके उस अंतिम संस्कार के स्थान को एक व्यवस्थित, सुसज्जित बनाएं। हम वहां पर पेड़ लगाएं, वहां पर छोटा सा वन हम उपवन तैयार करें। उससे कई सारे लाभ होंगे। एक जिनका हम संस्कार कर रहे हैं उनके नाम से एक पौधा लगेगा, 2 पौधा लगेगा, 5 पौधा, 10 पौधा लगेगा, तो आस्था हमारी रहेगी। जी। दूसरा विषय, हम पौधे लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण होगा, और जब जाएंगे तो हमें शीतलता भी मिलेगी। तो हम युवा साथियों से आग्रह करना चाहते हैं तो सभी उसका निदान हो सकेगा। और आसान शब्द में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत ऑडियंस मुझसे पूछ रही थी कि आरएसएस में कैसे जुड़ते हैं, तो उनको एक जरिया बताइए कि कैसे जुड़ा जाए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सब स्वयं सेवक हैं। जी। आप शाखा में जाइए, बिहारी में शाखा प्रतिदिन लगती है, अच्छा। स्टेडियम में या अन्य जगह पर भी है, मुदरिया में है। और हमारा संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो नए नए जगह शाखा लगातार हम चिंतन प्रयास कर रहे हैं। शाखा के माध्यम से आप हो सकते हैं, वर्ग के माध्यम से। प्रारंभिक वर्ग है, 3 दिवस का 4 दिवस का प्रशिक्षण होता है। उसमें आपको व्यायाम का लाभ मिलता है। हमको खुद को ठीक करना है, आपका शरीर ठीक होना चाहिए, यह सिखाया जाता है। समाज में जीवन जीना है, हमको पड़ोसी की मदद करनी है, सबसे पहले पड़ोसी आता है। तो जब हम इस प्रकार के वातावरण में रहेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। अच्छा। जीवन में आपके खुश रहने की राज क्या है कि जो आपको खुशी देती हो? क्योंकि राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि इंसान हमेशा खुश हो। ऐसी कुछ चीज़ें तो होंगी जिससे आपको लगता होगा कि मुझे खुश रहना चाहिए। देखिए, मैं कभी दुखी रहा ही नहीं। मैं, अच्छा। जब आप किसी से उम्मीद से अधिक अपेक्षा करेंगे, जी। वही दुख का कारण है। आप किसी अपेक्षा मत करिए, जी। कर्तव्य पथ पर लगातार चलते जाइए। यह भी मिला, वह भी सही, वह भी मिला, वह भी सही। तो जो भी आपको मिला, एक्सेप्ट करिए। स्वीकार करिए। और जो चिंता की गई है आपके विषय में, स्वीकार करिए। जी। यदि आप अधिक से उम्मीद पालेंगे, अपेक्षा करेंगे, और वो नहीं होगा, दुख होगा। तो मैं तो कभी लोड नहीं लेता। मेरा जो शेड्यूल कार्य है कि मुझे ये काम करने हैं, 1 दिन 2 दिन पहले तय हो जाते हैं, और वो बड़ी सुगमता के साथ अपने लक्ष्य को, कि मेरा इस दिन का लक्ष्य ये होगा, वो लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मैं दिन भर से प्रयास करता हूँ। और यही प्रसन्नता का बड़ा राज है। हमें लोड नहीं लेना है, हमें अपने लक्ष्य तय करना है, काम को तय करना है। यदि आप काम अच्छा करेंगे, तो कहते हैं ना, संगठन की तीसरी आंख भी है। आप सबको आपको लोग देख रहे हैं, अपने आप जिम्मेदारी तय होती है, प्रसन्न रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही कि कभी-कभी हम जो चीज़ नहीं होने वाली उसके बारे में भी बहुत सोचते हैं। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं लोगों से, चीज़ों से। तो इतना भी एक्सपेक्टेशन हर चीज़ से नहीं रखनी चाहिए और जो आने वाली चीज़ है उतना नहीं सोचना चाहिए। प्रेज़ेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और आप आने वाली भारत को कैसे देखते हैं? कैसे देखना चाहते हैं? आने वाली भारत जो हमारे युवा हैं,
फिर जो भी हैं, उनको आप कैसे देखना चाहते हैं? हमारे देश को कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो फिर से चाहता हूँ मेरा भारत अखंड भारत बने। मेरा भारत सोने की चिड़िया बने। मेरे भारत में खुशहाली रहे। मेरे भारत में युवा उद्यमी हो। मेरे भारत में कौशल विकास हो। मेरे भारत में सब आत्मनिर्भर हो और मेरा भारत विकसित भारत बने। और जो परम वैभव था, हमारे शिवाजी ने जो चिंतन किया था, इस राष्ट्र को परम वैभव बनाने के लिए शिवाजी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश को हम अखंड भारत की ओर, जब यह भारत अखंड भारत बनेगा, तब वह लक्ष्य हम चाहते हैं। आप अपने जीवन को किस तरह याद रखना चाहते हैं? कि मैंने ऐसा काम किया या फिर कोई ऐसी चीज़ है, तो आपको कैसा लगता है कि अपने जीवन को ऐसे याद रखूँगा? देखिए, मैं तो अपने जीवन को याद नहीं रख सकता। जी, इस जग से जाने के बाद जी। बट एक ऐसा चीज़ होगा जो आप लाइफ़ में अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि मैंने ये लेकिन बहुत अच्छा काम किया, फिर कुछ ऐसी चीज़ें? लेकिन समाज में मेरी इच्छा है और जो मैं लगातार काम कर रहा हूँ, एक तो सेवा का क्षेत्र, जो भी मेरे पास, जो भी जिन्होंने मुझसे आग्रह किया, फ़ोन से कोई वार्तालाप की या किसी प्रकार से कोई प्रयास किया, मैं उनके सुख-दुःख में काम आऊँ, एक दूसरा पहला विषय। दूसरा, राष्ट्र निर्माण मेरी जो भूमिका हो, इस मातृभूमि के लिए हम तन, मन, धन के साथ सर्वस्व अपने आप को समर्पण को तैयार हैं। और मैं विशेष रूप से चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो और मुझे शिशु मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में काम कर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पिछले 4 वर्षों से लगभग जिला सचिव का दायित्व है। हमारे जिले में 22 विद्यालय हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, वह विद्यालय अन्य जहाँ पर आवश्यकता है शिक्षा की, वहाँ पर खुले, शिक्षा का कार्य हो। मेरे इसके प्रथम जो श्रद्धेय हैं, स्वर्गीय रामकृपाल शास्त्री जी, जो खड्डा के निवासी हैं। जब मैं लोगों को सुनता हूँ उनसे कि उन्होंने अपनी ज़मीन दान दे दी, शिक्षा के लिए स्वयं अवैतनिक होकर शिक्षा के लिए काम किया। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनको प्रेरणा है। समाज में जो उन्होंने विद्यालय खड़ा किया, वो आज प्रेरणा के रूप में है। मैं चाहता हूँ शिशु मंदिर विद्यालय, नए-नए विद्यालय स्थापित हों। हमारा जो सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर जो मेरी आवश्यकता लगे, हम वहाँ पर काम करेंगे वहाँ पर, और समाज में संस्कार हो। मतलब जब इस जग से जाना हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से अद्भुत कार्य हो कि कोई भी अशिक्षित ना रहे, इसकी हमारी प्रेरणा है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ऑडियंस का, जब हमने पोल किया था कि उनको ऐसा कुछ 5 पॉइंट बताइए कि बिहारी में ये चीज़ डेवलपमेंट हुई है आपकी सरकार के आने के बाद? देखिए, पिछले 8 वर्षों से मैं लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी, और जब से हमारी भाजपा की सरकार है, जी, बिहारी विधानसभा का चहुमुखी विकास हुआ है। जी, हाल में ही आप देखिए, बाणसागर डैम बना हुआ हमारे बीच में, और उसका पानी हमारे किसान बंधुओं को मिले। 347 करोड़ की योजना हमारे 42 गांवों में, 42 गांव किसानों बंधुओं को मिलेगी। कितनी बड़ी योजना है। जी, जल है तो कल है। जब किसान बंधुओं को हम वहां पर जल उपलब्ध कराएंगे, तो हमारे तीनों रबी खेती होगी, वर्षा की, खरीफ की, रबी की और ग्रीष्म ऋतु की। बहुत बड़ा कार्य है और आगामी दिनों में इसका लाभ, मतलब 18,500 हेक्टेयर, आप कल्पना करिए,
लगभग 44,000 एकड़ जमीन लगभग सिंचित हो गया। आप कल्पना करिए कितना बड़ा विकास हमने आगे हम चिंता कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो हम किसान बंधु के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, सड़कों का माया जाल है। वो तो दिख रहा है। आप देखिए, बिहारी से लेके बनसुकली जाइए, आप बिहारी से लेके पपौन जाइए, आप रीवा जाइए, टिटका जाइए, टिटका से शहडोल में 155 करोड़ स्वीकृत हो गई। अपने क्षेत्र में आप देखिए कि आखेटपुर पिपरी टोला जो मार्ग बहुत दिन से प्रशिक्षित बनने लोगों की मांग रही है, वो आज साखी देवराव खरपा और अखेटपुर को जोड़ती है। कितना बड़ा विकास है। आप देखिए, भमराह से लेके झरौसी पहुंच मार्ग, जो हमेशा हमने बोल्डर में देखा उसको, जी। हमेशा बड़े बड़े बोल्डर निकले होते थे, आज डामरीकृत हो गया है। आप देखिए, बराज में वो पुल भी हमने, कटवैया पुल, अभी उसका निर्माण संपन्न हो चुका है। वो रोड साथ में बरकत से तलवा बनिया तलवा रोड, कल्ले पहुंच मार्ग 9.5 किलोमीटर की रोड, 10 किलोमीटर के साथ, सॉरी 12 किलोमीटर की रोड है, लगभग 9 करोड़ की राशि उसकी है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, बोचरों से होते हुए, आखिटपुर होते हुए, ये जमुड़ी खड़गड़ी पहाड़िया, बीच में हमारे ढोड़ा कोयलारी सनौसी वगैरह जो है, यहाँ अमरहा और आखेटपुर, ये पूरा कनेक्ट हो, 55 किलोमीटर की रोड हमारी बने। हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया है। आप पोड़ी कला जाइए तो बनारसी के पास हमने अभी वहां रोड डेवलप हुई वहां पर। तो रोड के मामले में उसका विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सीएम राइज कितना बड़ा मॉडल बन के उभरा है। और जैसे प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा की लालसा रहती है भैया बहनों को, हम उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी संसाधन उसमें हो, प्रोजेक्टर भी हो, बेहतर व्यवस्था भी हो, कहीं कोई समस्या नहीं हो। ये हम काम करने जा रहे हैं। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं। आज हम, आप बताइए, नल जल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं सब जगह। वहां पर स्थानीय सहयोग जहां नहीं मिल रहा है, वहां पर समस्या को छोड़ दे, तो जहां पर स्थानीय सहयोग बेहतर मिल रहा है, हर घर जल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सबको उसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है। लाडली बहना योजना देखिए आप, आज हर जो माता, 100 रुपए का महत्व देखिए, जो जिसको 5 रुपए का महत्व, 5 रुपए की जो कष्ट रहा होता था, आज 1500 रुपए लगभग मिलने जा रहे हैं, मिलते हैं उनको। तो जब 1500 रुपए में अपने परिवार में, मतलब वो उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, चाहे बच्चे की चाहे कॉपी किताब खरीदना हो, या कुछ भी उन्हें देना हो, कोई भाई आ जाए राखी अच्छे पकवान खिलाने हो, कुछ भी हो, छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो महिलाओं का जीवन कैसे बदले। उज्ज्वला गैस योजना देखिए आप सौभाग्य योजना बिजली देखिए, 2014 के पहले आप देखिए बिजली क्या व्यवस्था थी, और आज देखिए। हम ये भी जिम्मेवारी तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री सौर घर योजना के माध्यम से, कि हर घर में, हर छत में हम सोलर लगे, हमारी लोकल फॉर वोकल, वहीं की बिजली वहीं काम आए। और मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। मेरे घर में सोलर लगा हुआ है, मेरा बिल आज -5,000 रुपए, -5,000 रुपए। आप कल्पना करिए, मैं बिल आपको दिखा सकता हूँ। मैं कोई साल भर से कोई बिल पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बार सोलर लगाया और पिछले 20 से 25 साल के लिए हम फ्री हूँ, फुर्सत है हमें। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 1 करोड़ सोलर हमारे देश में लगना है। उसका लाभ कैसे ले सकती है जनता? उसका लाभ, आप बिजली विभाग जाइए, अच्छा। आप वहां पर आवेदन करिए, तो लगभग उसके अनुमानित लागत 1,85,000 लगभग आती है उसकी है। तो 78,000 3 किलोवाट में सब्सिडी मिलती है, 2 किलोवाट में 60,000 सब्सिडी मिलती है। ये 3 किलोवाट का मैंने बताया है। यदि आप मान लीजिए कि आपने यहाँ सोलर आपने लगवा लिया, आपकी खपत 200 यूनिट महीने की है, लेकिन पैदावार आपके सोलर के माध्यम से 300 यूनिट की है, तो 100 यूनिट का पैसा सरकार आपको देगी। मतलब बिजली की चिंता से आप मुक्त हो चुके हैं, बिजली के बिल से आप मुक्त हो चुके हैं। और देखिए, बिजली को पैदा करने के लिए हम सिंगरौली है, या अनूपपुर मोजर बियर है, या अन्य जगह से हम बिजली लाते हैं। तो लोकल फॉर वोकल, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, जहां की बिजली यही हमारे ग्रिड में जाएगी और यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कितना बड़ा कार्य है। आज हर घर का सपना पूरा हुआ है। पहले तो हम जब जाते थे गांव, तो देखते थे कि वो एक एक जो पक्का है मकान है,
तो उसके बगल से आना है, हमारे घर पहुंचना है, हमारे मोहल्ले पहुंचना है। जी। अब परिभाषा उल्टी हो गई है। कहते तो एक तो कच्चा मकान बचा है, वह है कच्चा मकान बगल से तो हमारा घर मिली। तो कहने का साफ मतलब यह है कि हर परिवार को घर की चिंता हमने की है, और अभी हमारे लाखों घर फिर सैंक्शन हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। 30 लाख प्रधानमंत्री आवास अभी वर्तमान में ही राज्य सरकार से भी उसको स्वीकृति मिली है। 40% राज्य सरकार को देना होता है, 60% जो है तो केंद्र सरकार को देना होता है। तब कल्पना करिए, हम चाहते हैं हमारी बेटा बेटी जो हो, तो बारिश में ऐसा नहीं हो कि बारिश हो रही है और वो पानी टपक रहा है। जब छत होगी तो चैन की नींद भी आएगी और आत्मविश्वास पैदा होगा। जिस प्रकार बड़े आदमी का घर होता है, मेरा भी पक्का घर है, आत्मविश्वास पैदा होगा, अपने आप में मानसिक मजबूती आएगी और वो भी आगे बढ़ सकता है। ऐसी हमारी चिंता है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी एम क्या है, लक्ष्य क्या है कि जिससे आपको पाना है और अभी तक नहीं हुआ है वो? देखिए, मेरा तो लक्ष्य सिर्फ एक ही है, सेवा। अच्छा। और सेवा प्रत्येक दिन का कार्य है, और मेरे जीवन के अंतिम समय भी सेवा ही एक लक्ष्य रहेगा। और प्रतिदिन मुझे सेवा करनी है, उसी लक्ष्य मुझे प्राप्ति करनी है। तो मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, समाज में, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे सहयोग के माध्यम से हो, चाहे उनके सुख दुख में हो, मुझे केवल सेवा करनी है। समाज के बीच रहकर, अपनों के बीच रहकर उनके सुख दुख को बांटना है। केवल मेरा सेवा ही लक्ष्य है। अब थोड़ा बिहारी के पॉइंट में जाते हैं हम। जैसे बिहारी में आजकल क्राइम बहुत बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली एक केस देखा गया था कि मार के फेंक दिया गया था। और मैंने देखा कि जो हमारे युवा हैं, नाबालिग भी कह सकते हैं आप, वो क्राइम की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है सरकार काम कर रही है, बट मुझे नहीं, ऐसा ऑडियंस को भी लगता है कि सरकार को और उस पर काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सच है, करनी चाहिए सरकार को और काम? देखिए, सबसे पहले जो क्राइम करेगा वो बचेगा नहीं। हमारी सरकार की साफ एकदम स्पष्ट पॉलिसी है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो गलत करेगा। तो युवाओं को सीखना चाहिए कि हमें गलत दिशा में नहीं जाना है। और मैं एक विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि ठीक है, जो गलत करेगा वो तो जाएगा, लेकिन समाज की भूमिका क्या है? मैं फिर से पहले प्रश्न में आता हूं कि हम अपने बेटी को पूछते कि बेटी कहां जा रही हो, 7 बजे तक घर आना है। क्या हमारे परिवार पूछते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो, बेटा कहां बैठे हो, बेटा रात भर गायब है? तो क्या मोहल्ले की जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? क्या परिवार की जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? क्या चाचा की, बाबा की, दादा दादी की जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? क्या हम कब तक उसे पट्टी डालकर रखेंगे? हम ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं ना, क्या आपका बेटा तो दिन रात भर गायब रहता है, क्यों गायब रहता है? तो जब तक अपनी जिम्मेवारी हम तय नहीं करेंगे, हम सबको भी इसमें आना पड़ेगा। तो एक डर भी है जो मुझे लगता है युवाओं को नहीं है, जो यहाँ क्राइम कर रहे हैं। बहुत सारे नाबालिग बच्चे भी हैं इनमें जुड़े हुए हैं, गैंग बना रहे हैं, और उन पे 1% का डर नहीं है कि सरकार कुछ एक्शन लेगी। वो आए दिन करे जा रहे हैं, और सरकार भी शायद कुछ नहीं कर रही है, मुझे जहाँ तक ऑडियंस ने बताया। देखिए, सरकार कर रही है, और जो प्रशासन के अधिकारी जो लापरवाही करते हैं उन्हें बख्शा भी नहीं जाता है। आपने हाल ही में परिणाम देखा होगा आपने। तो मैं बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह रहा हूं, ऐसी गतिविधि में शामिल जो लोग हैं उनको हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। समाज के भलाई के लिए हम सदैव तत्पर हैं। जो गलत कर रहा है वो सलाखों के पीछे है। और मैं युवाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप देश के भविष्य हैं। आपका एक कदम, आपके एक गलत विचार
देश कहाँ जा रहा है, आप इस पर कल्पना करिए। आज हमारा देश युवा देश है। 65% की आबादी हमारे युवाओं की है, और युवाओं को हम स्वयं को चिंतन करना पड़ेगा कि हमें क्या जिम्मेवारी, हमें तय क्या करनी है। तो जब हम सभी युवा साथी मिलकर तय कर लेंगे, आज समय पे मैं फिर से कह रहा हूँ, कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे युवा साथी बिल्डिंग की दुकान खोल के रखे हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, कोई अपनी दुकान का कार्य कर रहे हैं। लोग आज देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजन और इन सब से डिलीवरी का कार्य कर रहे हैं सामग्री का। तो अनेकों कार्य हैं, हमें उसे थोड़ी सी कौशल सीखनी है। बहुत अच्छे हमारे युवा साथी लाइट फिटिंग का काम करते हैं, नल फिटिंग का काम करते हैं, एसी वॉशिंग मशीन का अच्छे सुधारने का काम करते हैं, टीवी फिटिंग का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनसे अनभिज्ञ हैं या हम करना नहीं चाहते, हम उसे छोटा समझते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम एक काम को अपना काम माने, और कोई भी कार्य हम सीखें और सीखकर अपने परिवार को, अंतिम सत्य यही है, अपने परिवार का पालन पोषण जीवन। परिवार खुश है तो हम खुश हैं, और हम सभी खुश है तो समाज खुश है। इसमें हम सबकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि गाइडेंस के वजह से जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी इस लाइन पे आ रहे हैं। गाइडेंस सही में बहुत ज़रूरी है, और जो नहीं मिल पा रही उन्हें, और इसके लिए हम जो बड़े हैं, जो हम समझदार हैं, उनको ये सब चीज़ गाइड करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि प्रशासन ही कुछ करे, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हम कुछ करेंगे। मैं सोचा हूँ इसके लिए, तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका एआई के बारे में क्या राय है? जैसे एआई आ रही है, आपको क्या लगता है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जॉब खाएगी बहुत जगह की, और एआई बहुत बहुत जगह बहुत लोगों को प्रॉफिट भी दे रही है, बहुत जगह बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं एआई का। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है हमारे कार्य की सुगमता को और बढ़ाती है। जी समय का मापक पैमाना कम होगा, जी और एक साथ हजारों मैसेज, लाखों मैसेज एक साथ जब लोगों तक पहुंचेंगे तो कार्य की क्रियाशीलता बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि पहले हम लोग साइकिल चलते थे, जी फिर टू व्हीलर में आए, फिर फोर व्हीलर में। अब देखिए, अब तो देखिए सामान की डिलीवरी ड्रोन से होने लगी है। जी हमारा किसान बंधु है जो आजकल, जो कि- बड़े किसान, आप देखिए ड्रोन से दवाई का छिड़काव करते हैं। तो मेरा कहना है, किसी भी विषय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे, उसकी कार्य की क्रियाशीलता बढ़ेगी और नए अवसर तैयार होंगे। हाँ, शुरू में हमें लग सकता है कि इसके आने से, यदि जब कोई स्थान खत्म होती तो नए स्थान तैयार होते हैं, तो उसका हमें लाभ मिलना, हमारे देश की इकोनॉमिक में उसका, इसकी बड़ी भागीदारी होगी। जी। योगी जी के बारे में आपका क्या राय है? मेरे तो पर्सनल फेवरेट है, जी, आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से 2017 से उन्होंने संभाला है उत्तर प्रदेश को, जी आए दिन वहां दंगे होते थे, आज दंगे खत्म हो गए वहां पर। हमारी वहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी, आज बेटियां सुरक्षित हैं। माफिया जमीन के भीतर गड़ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कफन में दफन कर दिए जाओगे। जो बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, उनकी बात ये बहुत अच्छी लगती है। और आपको लगता है कि अपने मध्य प्रदेश में भी ऐसे नेताएं आने चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में हमारा बहुत ही शांत मध्य प्रदेश है। जी हमारे मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छा
और हर जगह खुशहाली है। हम कभी भी मारू राज्य 2003 के पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, आज विकसित मध्य प्रदेश है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण बताऊं, ऑनलाइन के क्षेत्र में जो रजिस्ट्री होती है, संपदा 2 जो लॉन्च हुआ है, पूरे देश में डिजिटल के रूप में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारे मध्य प्रदेश को। हम आज गेहूं में अग्रणी हैं, अब धान की पैदावार में भी अग्रणी हैं, सोया की पैदावार में अग्रणी है। तो हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल मध्य प्रदेश है। हमारा मध्य प्रदेश अब नंबर 1 देश में आगे होने जा रहा है। औद्योगिक के क्षेत्र में अब मध्य प्रदेश नया मध्य प्रदेश बन के और बड़ा तैयार होगा। जब उद्योग के क्षेत्र में तैयार होगा तो मध्य प्रदेश हमारा नंबर 1 होगा पूरे देश में। और एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा क्षेत्र है और मैंने देखा है जहाँ तक कि ऐसे कुछ जगह हैं जो हमारे टूरिज्म को भी आगे बढ़ाया जा सकती है, बट मुझे जहाँ तक पता है कि सरकार थोड़ा ध्यान नहीं दे रही है। तो उसके बारे में क्या लगता है आपको कि टूरिज्म ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ बढ़ सकते हैं और बढ़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार ने तो पर्याप्त काम किया है। अच्छा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा बांधवगढ़, आज देखिए वहां से कितने सैलानी हमारे आते हैं जी। हमारा जो नया संजय टाइगर रिजर्व है जी। उसमें पर्सली गेट हमारा चालू हो चुका है, वो आप उसे देखिए। टूरिज्म के क्षेत्र में हम जैसे गंधिया में प्रभु श्री राम जी का मंदिर हम लोग चिंता कर रहे हैं, प्रशासन उसमें लगातार समाज चिंतन कर रहा है। टूरिज्म के क्षेत्र में हम बाढ़ सागर में चिंता कर रहे हैं कि वहां पर भी स्पोर्ट का, वाटर स्पोर्ट का कुछ वहां पर सेटअप तैयार हो। मुकुंदपुर भाली पासी में है, यहाँ पर है। ऐसे अनेकों क्षेत्र हमारे यहाँ पर है। सरकार लगातार काम कर रही है। जैसे हमें अभी मैंने कहा कि बुचरों से लेके हम जमुई तक एक रोड चाहते हैं जो 55 किलोमीटर की हो, तो कितना बड़ा सुगम होगा टूरिस्ट के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में। हमारी अमरकंटक देखिए, मां नर्मदा जहां से उद्गम होती है, लाखों लोग आते हैं वहां पर, भेड़ा घाट है। तो ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां पर हमारा टूरिज्म डेवलप कर रहा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हमारे पॉडकास्ट में और हमारे ऑडियंस को कुछ लास्ट चीजें बताना चाहते हैं। हमारी ऑडियंस जो है यूथ है और वो आपको देख रही है, तो ऐसा कुछ आप उनको मोटिवेशन या फिर कुछ ऐसी चीज बताना चाहते हो तो बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, और मैं आग्रह करूंगा कि जिस लक्ष्य को हम तय करें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहे जो करना पड़े, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए हम अपना सर्वस्व समर्पित करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हम लक्ष्य तय करेंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।